हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। बच्चों, यूपी टेट का पेपर 1 हो चुका है और सेकंड पेपर अभी इस समय चल रहा है। तो हम उसका जो पेपर 1 हुआ उसका मैथ सेक्शन देखेंगे। उसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका क्या सॉल्यूशन है, क्या आंसर्स हैं, वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर मेरी नज़र में अगर जिसका हल्का फुल्का मैथ ठीक है उसके लिए आराम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और जिसका मैथ बेकार है और जिसने तुक्के लगाए हैं उसका तो पता नहीं कौन मालिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। 120वां क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज पाई। पाई क्या है? प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है या इंटीजर है? बताइए क्या है पाई। तो भाई पाई एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, ठीक है। जिसने भी इसको रेशनल लगा दिया है कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत है। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। अगर कोई बोले 20/22/7 क्या है, तुम तो कहोगे सर ये पाई है। चलो ठीक है, पाई है। लेकिन पाई अगर ये इस फॉर्म में दे रखा है तो रेशनल नंबर है, लेकिन इस फॉर्म में दे रखा है तो ये इरेशनल है। अब जिसका जो है वो बता दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसको। अगला 119वां क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। तो 99 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? देखो, इसको करने का यह नहीं है कि डिवाइड करने लग जाए चारों नंबरों को। 99 के फैक्टर करो तो क्या आएगा? 9 और 11। अब आपको चेक करना है कौन सा नंबर जो है 9 से जाएगा और कौन सा नंबर 11 से कट जाएगा। तो 11 से चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑड नंबर पर जो डिजिट होती हैं और इवन नंबर पर जो डिजिट होती हैं उनको सम करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। या तो 0 आएगा या 11 आएगा अगर वह 11 से डिविजिबल है। करके देखते हैं। जैसे थर्ड ऑप्शन है 114 345। इसके देखो ये हम ले लेते हैं और डिजिट सभी को ऐड कर देते हैं। 4 और 4 8 और 1 9। अब इवन नंबर 3 और 1 4, 4 और 5 9। 9 में से 9 गया तो कितना आएगा? 0। ठीक है, तो ये 11 से तो डिविजिबल है ये संख्या। और साथ में ये देखो क्या ये 9 से भी डिविजिबल है? भाई जोड़कर देखो, 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है। इसको कैंसिल आउट कर दो। 4 और 3 कितना होता है? 7 और एक 8 और एक 9। इनको सबके जोड़कर भी ये 9 से कट रही है, यानी कि ये संख्या जो है 9 से और 11 से दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 99 से डिविजिबल है। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले इसको थोड़ा रफ कर दें। देखो, मैं सीधे सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, ज्यादा कंसेप्ट समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। समझाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। बस समझते जाइए, बस करना कैसे अगर आपको आता है तो। अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव ए साइड इन कॉमन। एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इनकी सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और इसमें कह रहा है एक साइड कॉमन है इक्विलेटरल ट्राइंगल की और स्क्वायर की। अगर ये ए है तो इसकी बची हुई साइड भी क्या हो गई? कॉमन हो गई। इफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर ट्राइंगल की साइड जो है 4/3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी ए की वैल्यू दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो सभी 4/3 की हो गई। अब उनसे पूछ रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर ऑब्टेन। जो फिगर बना उसका जो है पैरामीटर निकालिए। पैरामीटर क्या होती है? कोई भी फिगर की बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं पैरामीटर। बस, तो ये बाउंड्री बन गई। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 ए है तो 5 ए की वैल्यू कितनी है? 4/3। कितना बना? 20/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे। 3 6 18 और बचेगा 2, तो कितना बनेगा? 6 से ही 2/3 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, समझ गए इस बात को। इसको भी रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल यानी किसी भी संख्या का क्या निकालिए? स्क्वायर रूट निकालिए। यानी 7 है और 2√10 है, इसका मुझे क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, यानी 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 7 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? 10, और 10 क्या होता है? 5 × 2। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? √5 का होल स्क्वायर। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर। 2 और √5 को क्या लिख सकते हैं? √5। और ये थोड़ा सा इसको रफ कर दूं मैं, एक सेकेंड, यहाँ से। तो कितना आएगा? √5 × √2। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? a² + b² + 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? a + b का होल स्क्वायर। इसमें a कितना है? √5। b कितना है? √2। और इसका क्या हो रहा है? होल स्क्वायर आ रहा है।
ठीक है, तो मुझे इसका क्या निकालना था, 1/2 करना था, इस पूरे का 1/2 करना था, तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, 1/2 कर देता हूँ। 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास क्या आया, √5 प्लस √2, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है, जिसने पहला लगाया होगा वो सही रहेगा। अब हम बाकी के सवाल करते हैं। बाकी के सवाल में सबसे आखिरी से हम जैसे चल रहे हैं, आपसे पूछा है इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, देखो ऊपर वाले नंबरों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। अब जिसको मैंने पढ़ा है वो तुरंत निकाल देगा। दो नंबर लीजिए जिनके बीच में कम डिफरेंस होगा, वही इसका एचसीएफ। वो 14 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 7। तो ऊपर का डिफरेंस क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, फिर नीचे इनका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो इसका निकालने का तरीका है कि 55 क्या होता है, 5 गुणा 11, 33 क्या होता है, 3 गुणा 11, और 22 क्या होता है, 2 गुणा 11। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330। तो कितना आ गया ये, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला सवाल है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। ए और बी कितने दिन में काम कर सकते हैं, 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। तो इसका क्या आएगा एलसीएम, जो एलसीएम आएगा उसको वर्क डन मान लेते हैं। एलसीएम आएगा 60। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, ये कितना कर रहा है, 4, ये कितना कर रहा है, 3। तो सभी मिलाकर ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 5 और 4 9, और 9 3 12। तो 2 ए हो गए, 2 बी हो गए और 2 सी हो गए। तो उनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो तीनों मिलकर अकेले अकेले कितना कर रहे हैं एक दिन में काम, 6 कर रहे हैं। हमसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो भाई बी और सी की वैल्यू कितनी है, एक दिन में काम करने की 4। तो ए कितना कर रहा होगा, तभी तो 6 बनना होगा, यानी ए एक दिन में 2 काम करता है। काम है कितना, 60 काम करना है, और ए एक दिन में 2 करता है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 30 डेज हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं एक झटके में। ठीक है, अब अगला सवाल है, 4/7 ऑफ ए पोल इन द मड। 4/7 खंबा जो है कीचड़ में धसा हुआ है, जिसमें से 1/3 जो है कीचड़ में धसा हुआ बाहर निकाल लिया, और एन 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ द पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड। और मिट्टी में अभी भी 8 मीटर जो लॉन्ग जो खंबा है वो धसा हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोल, जो पोल है वो कितने लंबाई का है, ये हमसे पूछा है। तो देखो 4/7 जो है मिट्टी में धसा हुआ है, मैंने मान लिया लेट जो है वो 7 यूनिट का है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट लंबाई है, तो 4/7 जो है धसा हुआ है, तो 7 का 4/7 कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 4 यूनिट जो है वो कीचड़ में धसा हुआ है। 4 यूनिट धसा हुआ है, तो 4 में से 1/3 जो है पुल आउट कर लिया, यानी ऊपर खींच लिया। तो 4 यूनिट में से धसा हुआ था जब गड्ढे के अंदर या कीचड़ के अंदर, उसमें से 1/3 बाहर निकाल दिया। तो 1/3 बाहर निकाल दिया, यानी 1/3 यूनिट बाहर निकाल दिया। तो अब कितना रह गया अंदर, एलसीएम लेंगे, 4 3 12, 11 भाई कितना आएगा, 3 यूनिट। ठीक है, तो इसमें से 1/3 जो है धसा हुआ है वो पुल आउट कर लिया। तो 1/3 किसका ले रहे हैं, कितना खंबे में, वो सॉरी कितना जो है कीचड़ में, 4 यूनिट। तो 4 का 1/3 लेंगे, किसका, 4 का 1/3। तो 4 का 1/3 क्या हो जाएगा, 4/3 यूनिट। तो इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो इतना कीचड़ में था 4 यूनिट, और इसका 1/3 यूनिट जो है बाहर निकाल लिया, यानी 4/3 यूनिट बाहर निकाल लिया। तो अब कीचड़ में कितना रह गया, एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ आएगा 12 माइनस, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो कितना है 8/3 यूनिट। 8/3 यूनिट जो है कीचड़ में अभी भी रह गया, लेकिन एक्चुअल में कितना रह गया, 8 मीटर। तो 8/3 यूनिट कितना है, इतना है। तो 8 से 8 कट गया, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 मीटर। तो सॉरी 1 यूनिट की कितनी वैल्यू आ रही है, 3 मीटर। भाई 3 इधर जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो कितना आया, 3 मीटर। 1 यूनिट 3 मीटर के बराबर है। तो पोल की लंबाई कितनी थी, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट थी, तो 1 यूनिट 3 की, तो 7 यूनिट कितने की हो गई, 21 मीटर की हो गई। तो इसका आंसर कितना हो गया, 21 मीटर हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखो 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, और ये 3 इधर चला जाएगा,
तो ये 1 यूनिट जो है कितने के बराबर आ रही है, 3 मीटर के, और पोल हमने कितने का माना था, 7 यूनिट का, इससे 21 मीटर का। अब हम नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्या भी ये बचा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। देखो पेंटागन ऐसा होता है, एक सेकेंड, पेंटागन ऐसा होता है जिसकी 5 साइड होती हैं, तो इसके जो अंदर के सारे कोण होते हैं इनका हमसे योग पूछ रहा है, अंतः कोणों का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है ni2 इंटू 180। तो n क्या होती है, इसकी जितनी साइड्स होती हैं, तो साइड कितनी है इसमें 5, 5 में से 2 गए, गुणा 180 कर दो, यानी कि 3 गुणा 180, 18 3 कितना होता है 54, तो कितना आ गया 540। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक 112वां सवाल देखते हैं। A cube of side 5 cm is painted in all spaces. If it is sliced into 1 cm cube, how many cubes of 1 cm cube will exactly occur? ठीक है, देखो सवाल कुछ इस तरह से है। देखो ये क्यूब होता है जिससे आप खेलते हैं, उसके तो 3 साइड्स होती हैं, मतलब 3 बॉक्सेस में कटा होता है। ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसके कितने वो होंगे 5 सेंटीमीटर का, तो 5 इसके पीसेस कर दिए 1 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने इसको बनाया, और मैं उसको क्यूब का सामने वाला फेस दिखा देता हूं। तो इससे छोटे छोटे क्यूब जो बनेंगे, ये क्यूब बन गया, तो हमसे पूछ रहा है कि जो एक ही तरफ से रंगा हो, एग्जैक्टली वन ऑफ देयर पेंटेड हो फेस, ऐसे कितने क्यूब निकल जाएंगे इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है, अगर आपको कभी पढ़ना हो तो मुझे बताना, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, क्या होता है 8 सॉरी इसमें कितने फेसेस होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या बनना है, कितने इसमें वो बनना है, साइड्स हो रही है 5 बाई n की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो 5 - 2 का क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो, यानी 5 में 2 गए तो कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ कितना है 6। तो ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे 54 बनेंगे। ठीक है, और आगे का देखते हैं। ये 111वां वाला सवाल जो मीन मीडियन मोड, मैंने बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये वाला भी क्वेश्चन मुझे नहीं पता। व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इफ द मीन इज 4.5। भाई मीन मीडियन मोड मैंने बहुत समय से पढ़ाया नहीं है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, बता दूंगा। बहुत सरल सवाल होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था उनको ये सिलेबस होता नहीं है, तो इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं। आगे देखते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं। आपसे पूछा है यूनिट प्लेस बताइए इस प्रोडक्ट की, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 6 48 बचा 8, 8 9 72 बचा 2, 2 दूनी 4, तो यूनिट प्लेस क्या हुई 4। वेल 12 ये दे रखा है 121012 इज डिवाइडेड बाय 12, देन द रिमाइंडर इज 12 0 सॉरी 121012 को जब 12 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा। पहले इसको देख लेते हैं कितना कट रहा है, ये किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, तो 4 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, और ये 4 3 12, एक 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा और 1 बचा, तो 4 पंजे 20, और यहाँ कितना आया 12, तो 4 3 12। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है 4 3 12 और 0 लिया हमने, तो 10 आया, 4 दुनिया 2 1, 4 पंजे 20 और 4 3 12। ठीक है, तो ये बन गया। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं, अब 8 9 10 13 ये नहीं कटेगा, हमने ये किससे काटा है 4, इस बात को याद रखना। अब 3 से देखो, अगर कोई नंबर 3 से काटे, जैसे 13 है, 3 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, कैसे निकालें, 3 और 1 कितना होता है 4, अब 4 में 3 से डिवाइड दूंगा 3 एकम 3, 1 बच रहा है, तो 1 ही इसका रिमाइंडर आएगा। ऐसे इसको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13, 13 हो गया। 13 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा, रिमाइंडर कितना है 1, तो इस पूरे का 3 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1। क्योंकि हमने इसे 4 से काट दिया तो इसमें एंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। समझ में आ जाए तो ठीक, वरना इसमें में वीडियो होती है रिमाइंडर थ्योरम, उससे ये सवाल करा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। अब पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है वो 3/2 है सेलिंग प्राइस की। कॉस्ट प्राइस कितनी है 3/2 है सेलिंग प्राइस की, तो C/S कितना हो गया 3/2। अब इसको रीड कैसे करेंगे,
सी होता है जिसमें चीज खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है जिसमें बेचते हैं। 3 रुपए में चीज खरीदी, 2 रुपए में चीज बेच दी, कितने का नुकसान हो रहा है? 1 का। अब नुकसान जो भी होता है, लॉस जो वो भी होता है, वो किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3। अब इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3% का नुकसान हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो इसका आंसर आ गया ये। समझ में आई बात? आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। एक सेकंड, इसको भी रफ कर देते हैं, सवाल को थोड़ा नीचे कर लेते हैं जिससे कि और सवाल हो जाएंगे। हाँ, ठीक। अब ये सवाल है, अरेंज √3 और ये क्या है? 4 पे पावर 1/3 है और 5 पे पावर है 1/4। इस तरह से लिख लो। √3 को लिख लो 3 बट सही है, 4 सही 1/3 और 5 सही 1/4। इनमें असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, यानी कि असेंडिंग क्या होता है? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे सवालों में जब ये फ्रैक्शन बनते हैं तो इनके जो नीचे होता है ना, उसका एलसीएम लेते हैं। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो ऊपर क्या करो? ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, इधर भी इधर भी, सब में 12 से कर दो। तो देखो क्या बन जाएगा, 12 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा? मुझे क्या करना है? 12 से मल्टीप्लाई करने का मुझे क्या फायदा हुआ बताओ? सभी में नीचे क्या बन गया? सेम बन जाएगा। 2 से ये कितनी बार कट गया? 6 बार। तो 3 पे पावर 6 और आया नीचे 12। 3 से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। तो कितना आएगा? 4। और 4 पे पावर कितना आएगा? ये 4 अपॉन में कितना आया? 12। और ये कितना आएगा? 4 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। तो 5 3/12। अब ये सब क्या बन गए? 3 पे पावर 6 1/12, 4 पे पावर 4 1/12, 5 पे पावर 3 1/12। सब बन गए कि नहीं बन गए? अब 3 पे पावर 6 क्या होता है? 3 3 9 एंड 27 23 81। 81 3 कितना होता है? 243। और 243 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 9 3 4 12 729 पे पावर 1/12 है। और 4 4 16 64 256। ठीक है। और ये कितना है? 125। अब अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा तो ये है, फिर ये है, फिर ये है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे बड़ा ये आना चाहिए। ठीक है। तो कौन सा बनना है? सबसे बड़ा ये है, फिर 4 वाला है और फिर ये वाला है 5 वाला सबसे छोटा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया बढ़ते क्रम में, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है। तो ये इस तरह से करते हैं सवाल को। आगे देखते हैं। अब सवाल है, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल द पॉसिबल साइड्स आर। अगर कोई ट्रायंगल बनाना है तो उसकी कौन कौन सी पॉसिबल साइड हो सकती है? भाई ट्रायंगल बनाने के लिए आपको एक बात समझना चाहिए, क्या कि सम ट्रायंगल की जो 3 साइड होती हैं ए बी सी, ट्रायंगल तभी बन सकता है जब 2 साइड का सम तीसरी साइड से क्या हो? बड़ा हो। कोई भी 2 साइड लो, वो तीसरी से क्या आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। जैसे कि पहली वाली साइड लो, ये 6 और 10 है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? लगभग 17 के करीब। 17 39 से अच्छा ये 6.5 है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 65 mm हो जाएगा। 65 105 जोड़ूंगा तो ये तो दोनों बड़े हैं 39 से। सही बात है। 65 39 से और ये कितना? 105 तीसरी साइड से बड़ा है। ठीक बात है। फिर है 105 और 39। ठीक है। ये भी बड़ा है किन से? 105 39 65 से। फिर कौन सा आता है? 105 से क्या ये बड़े हैं? 65 और 39 देखो करके कितना आता है? 60 और 30 कितना होता है? 90। और 90 में 14 जोड़ेंगे तो 104। ये गलत हो गया, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। इस तरीके से करके देखेंगे तो लास्ट वाला जो बनता है 6.3 और 5.9, ये वाला करके देखते हैं कितना? 6 5 11 11 और 1.2 12.2 है, यानी कि ग्रेटर है 4.6 से। इस तरह से ये 5 और 4 9, ये 6.3 से तो बड़े होंगे ही होंगे। और इसके बाद क्या है हमारे को? अब क्या देखना है? 4 पॉइंट ये देख लिया, 6.3
3 देख लिया। अब 5.9 से बड़े हैं ये दोनों, हाँ ये भी बड़े हैं, यानी कि सम ऑफ टू साइड 3 से बड़ा है कि नहीं ये कर करके देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आएगा जिसमें ये बात लागू हो रही है। देखो थर्ड ऑप्शन में 6 और 3 9, तीसरे से बड़ा है, ठीक है। 3 और 3 6, तीसरे के बराबर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये बड़े होने चाहिए, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ये वाली बस दिक्कत आ रही है और कोई कारण नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा। अब ये वाला पेज देखते हैं। अब ये पावर है 1/3, इसको सीधे सीधे क्या कर दो, आप सीधे लिखो इसको 3 पे पावर 3 माइनस, फिर इस पे क्या लिखा 4 पे पावर 2। ठीक है, जो भी आएगा इसमें डिवाइड देना है किससे, 1 अपॉन ये डिवाइड देना है किससे, 4 पे पावर -3 है तो ऊपर 4 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव का 3, 3 9 9 27, और 16 अपॉन 16 64। 27 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और 7 11, 11/64। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब ये दे रखा 5 जनवरी 1991 को सैटरडे है, तो बताइए 3 मार्च 1992 को क्या होगा। 5 जनवरी 1991 को सैटरडे है, और 5 ये कौन सा है, 3 मार्च 1992 को क्या होगा। तो भाई इसमें जो है क्या हमसे पूछा है ये, तो इस तरह में इसमें एक होता है ऑड डेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑड डेज का, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। 1991 से 92 पे जा रहे हैं तो कितने दिन आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन। 92 जो होती है वो कौन सी साल होती है, 92 4 से कट जाती है तो ये लीप ईयर होती है, इसमें भी +1 कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं इसलिए +1 कर दिया, यानी नेट कितना है, 2 ऑड डेज आगे ईयर में। अब 5 जनवरी से 3 मार्च जा रहे हैं तो स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, 5 जनवरी। तो जनवरी में अभी कितने दिन बचे हैं, 31 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 26 दिन। ठीक है, फरवरी में 28 दिन मानो, क्योंकि हमने लीप ईयर यहाँ इंक्लूड कर दिया, तो नॉर्मल ईयर में 0 ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज। और 3 मार्च में कितने दिन बचे, 3, तो 26 और 3 कितना हो गया, 29, 29 हो गया। 29 को 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 28, यानी कि 1, और आगे बढ़ रहे हैं +1, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 3, यानी कि सैटरडे में 3 ऐड कर दो। सैटरडे में 3 ऐड करोगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ट्यूसडे। ठीक है, इस तरह से सवाल करते हैं। ये तो बहुत इजी है, A/3 B/C = K होता है, तो A = 3 के, B = 4 के, C = 7 के, सबको जोड़ दो, 3 और 4 कितना हो गया, 14, और नीचे C कितना है, 7 है। 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, 7 दूनी 14। इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं एक बार फिर से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं। अब ये सवाल दे रखा, a square with a side of 8 cm and a rectangle with a length 16 cm have same area। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर की साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल की साइड लेंथ है 16, और ब्रेथ हमें पता नहीं, x मान लो। दोनों का एरिया क्या है, सेम है, ब्रेथ बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है। इसका एरिया होता है 64, इसका होता है 16 × x, 16 4 64, 4 सेंटीमीटर आ गई, खत्म कहानी। सिंपल सा सवाल था ना। अगला सवाल देखते हैं, पहले इसको बड़ा करते हैं। ये सवाल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर इज थ्राइस मोर देन 5 टाइम्स द स्मॉलर। ठीक है, ट्वाइस द लार्जर ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुना से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो देखो लार्जर को L और स्मॉलर को S। ठीक है, ट्वाइस द लार्जर, ठीक है, ये कर दिया। और टू नंबर इज थ्राइस मोर देन 5 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर के 5 गुना से कितना ज्यादा है, लार्जर वाला ज्यादा है 3, यानी कि इसमें 3 ऐड कर दो। ये स्मॉलर नंबर है, ट्वाइस ऑफ लार्जर का दुगना कर दो, वो 3 ज्यादा है किससे, स्मॉलर के 5 गुना से। तो स्मॉलर के 5 गुना से ज्यादा है, तो 3 मैंने इसलिए इधर जोड़ दिया क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा दूं, ज्यादा ये है, 3 इसको देके बराबर कर दिए दोनों को। फिर अगली बात क्या कह रहा है, सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ L एंड 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 71 है। ठीक है, तो बताइए L और S की वैल्यू क्या क्या है। तो भाई इसमें तो कुछ नहीं है, ये निकाल के आप यानी वैल्यू को सीधे ऑप्शन में ले लो, वरना 2 इक्वेशंस बनी है, सॉल्व कर लो इसे एलिमिनेशन वाले मेथड से।
अदरवाइज यहाँ से देखो, अगर एल की वैल्यू मैं 14 रखूँ लार्जर की, स्मॉल की वैल्यू 5 रखूँ, तो करके देखो, एल की 14 रखूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 14 दूनी 28, स्मॉल की कितनी 5 पंजे 25, 25 और 3 28, ये तो मैच कर गया भाई, यहाँ भी मैच कर जाए तो आंसर भी हो जाएगा। कितना होगा, 14 चौक 56 और 5 दिया 15, 60 71, यहाँ भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन 99 हो गया। सिंपल सा सवाल था। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स, ये निकाल कर देखो भाई। नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर, पॉजिटिव होने चाहिए और प्राइम इंटीजर होने चाहिए और 50 से कम होने चाहिए। एक 2 होता है, एक 3 होता है तुम्हारा, एक 5 होता है तुम्हारा, और कौन होता है, एक 5 के बाद 7 आता है, फिर 11 13 17 19, ये सब क्या है, इंटीजर्स ही तो है तुम्हारे। फिर क्या आता है, 22 23, 23 आ गया, 24 25 26 27 28 नहीं होता, फिर क्या होता है 29, 29 के बाद 31 33 34 35 36 37 आ गया, 37 के बाद क्या आता है, अर्धे 39 41 होता है, फिर 43 होता है, और फिर 47 होता है। तो कितने हो गए, 47 के बाद तो सीधे किस पे चला जाएगा, 50 से 5 चला जाएगा, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो ये हो गए 15 आपके सामने है। ठीक है, 16,075 इज डिवाइडेड बाय नंबर टू गिव क्वेश्चन इतना। तो इसमें देखो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ डिविडेंड कितना दे रखा, 16,075 इज डिवाइडेड बाय, यानी डी आर निकालवा रहा है, क्वोशिएंट कितना आया 167, रिमाइंडर कितना आया 43। इसको यहाँ माइनस कर दोगे 43 में से, तो कितना आएगा 43 इसमें से माइनस करोगे यहाँ लाकर, तो आएगा 2, और 7 में से 4 गएंगे तो 3, 16032, ये डी आर है, और ये 167 है। अब ये देखो, ये 167 है, और 67 का अगर मैं टेबल लूं और ये 16,000 है, तो ये लगभग देखा जाए तो 9 के करीब में जाके कटेगा। देखो 16 का 10 से करूंगा तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 1670, लेकिन 16 का 9 से करूंगा तो ये कितना आएगा, 16 90 कितना होता है 144, 145, 100 उसके करीब आएगा। तो ये कम से कम 9 बार में जाके काटेगा। ऑप्शन देखो ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 9 में, यही कर रहा है, तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको रफ कर देते हैं। ये पेपर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा शायद, मुझे से यहाँ लग जाता हूँ। यहाँ जो है ये आंसर जो आया कितना आया 96 आया इसका। अब देखो ये दे रखा है 10 पे पावर 3x इक्वल टू 125, हमसे पूछा 10 की पावर 2x कितना होगा। तो देखो इसका मैं मेथड बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें लॉग लगेगा, लॉग लेकर होगा, और आंसर इसका आएगा 1/25। ठीक है, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 600 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। देखो ये बेस है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो विड्थ है इसकी, यानी कि अगर विड्थ x है तो ये 2x है, और फिर इस पे क्या होगी हाइट डाल दी हमने h की, तो हाइट डालूंगा तो 4 वॉल आ जाएंगी। उन 4 वॉलों का एरिया कितना दे रखा है 660, तो इन चारों वॉलों का एरिया निकालता हूँ, तो ये वॉल बनेगी, तो इसमें x इंटू एच है ना, h कितना दे रखा है हमें, h दे रखा है 11, तो कितना हो जाएगा x इंटू 11। एक वॉल इधर है, एक इसके इधर भी सामने बनेगी वॉल, तो ऐसी कितनी हो जाएंगी 2 वॉल हो जाएंगी, प्लस फिर एक वॉल इधर बनेगी, तो इसका बेस में ये लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका ये 2x हो गया, ये 11 हो गया, तो 2x इंटू 11, ऐसी भी कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। तो टोटल एरिया कितना आएगा 22x, और इधर कितना आ रहा है 11 दूनी 22 और 2 44x, तो कितना आ रहा है 66x, जबकि एक्चुअल में एरिया कितना दे रखा है हमें 66x, किसके बराबर दे रखा है 660 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 आ जाएगी, ये 10 बार में आ गया, तो x 10 हो गया, तो 2x 20 हो गया। हमसे पूछा जो सीलिंग है, जो छत बनी है उसका एरिया निकालिए, तो सीलिंग का एरिया और जो बेस का एरिया वो सेम होगा, क्योंकि इसके जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेम होंगी, तो 20/10 कितना होता है 20 का गुणा 10 से कर दो, क्योंकि लेंथ 20 है और ये 10 है, तो कितना आएगा 200, तो इसका एरिया कितना आ गया 200 आ गया। अगला सवाल तो वैसे ही है। अब क्वेश्चन पूछा है कि, इसको थोड़ा सा इधर रख के रफ ही कर देता हूँ।
कि हु वाज द सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिकल जीनियस इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में, सॉरी 20वीं सदी में अपने आप ही सीखने वाला कौन मैथमेटिकल जीनियस था वो? देखो आर्यभट्ट जिसने लगाया वो महामूर्ख नहीं कहना चाह रहा, बड़े बड़े आंटियों ने दिए हैं तो फालतू में मूर्ख नहीं कहना चाहिए। देखो आर्यभट्ट तो भाई 20वीं सदी के तो नहीं थे, तो 20वीं सदी तो लगाओ मत, ठीक है। और श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला सुना है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है। हरिश्चंद्रा का नाम तो तुमने सुना ही नहीं होगा भाई, ये थे रामानुजन, इन पे पिक्चर भी आई है। और ये कहते थे कि मुझे मैथ एक देवी सिखाती हैं, वो मुझे सपने में और उनमें आके बताती हैं और बस मैं तो उसको उतार देता हूँ। तो इसलिए इनके कई सारी जो थ्योरी है वो उनका रिजल्ट तो पता है लेकिन उसका प्रूव नहीं है। बहुत चीज लोगों ने प्रूव कर दी है और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ये मतलब कि पूरे विज्ञान जगत में, मैथमेटिक्स जगत में इनका थ्योरम काम आती हैं। और कई अभी भी ऐसी हैं जिनको प्रूव करना बाकी है, तो कोई हो मैथमेटिशियन तो इनकी थ्योरमों को प्रूव कर सकता है। तो चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सरल सरल से, इनको कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा करने की जरूरत नहीं है इसमें वैसे। देखो ये ट्राइंगल है और इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। DEF और ABC ट्राइंगल है, इन दोनों के बारे में तो बात हो रही है। तो खुद सोचो आप, DEF ये है और ABC ये है। ABC बना कैसे? 1 2 3 4, इन चारों ट्राइंगल से बना है। तो ABC जो होगा वो DEF का कितना होगा? 4 गुना ही तो होगा DEF का। अगर ये DEF 1 यूनिट का है तो ये सब 1 यूनिट के हो गए, तो ऐसे कितने हैं? 4 है ABC के अंदर, तो ABC 4 गुना हो गया। तो इनमें रिलेशन बनेगी, तो ABEF क्या है? पूरे ट्राइंगल का 1/4 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? C होना चाहिए। फिर पूछ रहे हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ए गिवन डाटा और जियोमेट्रिक मीन, और इसमें क्या रिलेशन होती है? भाई अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और ये होता है, इनमें रिलेशन होता है। सबसे बड़ा होता है अरिथमेटिक, फिर जियोमेट्रिक और फिर हार्मोनिक मीन, ठीक है। लास्ट सवाल है, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स आर दिस। डिफरेंस दो नंबरों का दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबरों का 36। आपसे पूछा है डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का निकालिए। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/x और 1/y। तो भाई इसमें डिवाइड दे दो, तो x/xy माइनस y/xy इज इक्वल टू 5/36। y से y कट गया, x से x कट गया, तो बना क्या? 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 5/36, यानी 5/36 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस रहे हैं जो मैंने नहीं बताए, मीन मीडियन मोड वाला और एक थ्योरेटिकल वाला। बाकी 27 क्वेश्चन बताए। मेरे हिसाब से हल्की सी मैथ की बेसिक आइडिया जो रखता है, एटलीस्ट 6वीं 7वीं की तक की किताब के सवाल अगर वो अपने ट्यूशन में भी पढ़ा देता है, वो व्यक्ति इस मैथ के पेपर को बहुत अच्छे से हल कर सकता था। और बाकी जिसका जैसा हुआ उसके लिए बढ़िया। आपको 90 क्वेश्चन ही तो पार करने हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। थैंक यू वेरी मच।